और एक ऐसी खबर आई है जिसने दुनिया भर के मतलब न्यूज़ रूम्स और फॉरेन मिनिस्ट्रीज में जैसे भूचाल ला दिया है। बिल्कुल। 3 जनवरी 2026 अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है। और सिर्फ हमला नहीं किया। हाँ, राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को पकड़ लिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने यूएसएस इवो जिमा जहाज पर खड़े मदुरो की एक तस्वीर भी दुनिया के सामने रख दी है। ये किसी एक्शन मूवी का सीन नहीं लग रहा, ये सच में हो रहा है। बिल्कुल, और ये कोई छुपी हुई मतलब कोई क्लैंडस्टाइन ऑपरेशन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये खुला एक सीधा मिलिट्री इंटरवेंशन है। ट्रंप ने अपने बयान में कुछ भी छिपाया नहीं है ना? हाँ, उन्होंने साफ कहा है कि अमेरिका अब वेनेजुएला के ऑयल सेक्टर को कंट्रोल करेगा। और कंपनियां भी आएंगी। हाँ, और ये भी कि अमेरिकी कंपनियां वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए अरबों डॉलर का निवेश करेंगी। मतलब ये एक बहुत ही बोल्ड और कंट्रोवर्शियल बयान है। बिल्कुल। तो आज हम द इंडियन एक्सप्रेस के कुछ बेहतरीन लेखों के जरिए इस पूरी घटना की गहराई में उतरेंगे। ये सोर्सेज हमें कहानी के हर पहलू को समझने में मदद करेंगे कि मतलब सरफेस पे क्या दिख रहा है और पर्दे के पीछे असल में क्या चल रहा है। सही बात है। हमारा मिशन सिर्फ खबर जानना नहीं है, बल्कि इसके पीछे की असली वजहों यानी तेल और जियोपॉलिटिक्स के खेल को डिकोड करना है। और सबसे बड़ा सवाल, हाँ, सबसे बड़ा सवाल, इस ग्लोबल चेस गेम में भारत कहाँ खड़ा है? ये भारत के लिए बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक और नैतिक चुनौती है। एक तरफ उसके रणनीतिक हित हैं और दूसरी तरफ उसके पुराने सिद्धांत। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी की परतें खोलते हैं। हाँ, और समझने की कोशिश करते हैं कि ये सब हुआ कैसे और क्यों। बिल्कुल। ठीक है, तो शुरू से शुरू करते हैं। 3 जनवरी को जब ये खबर आई तो पहली प्रतिक्रिया तो मतलब डिसबिलीफ की थी। ये कोई छोटी मोटी कार्रवाई नहीं थी, जैसा कि आपने कहा, ये एक फुल ब्लोन हमला था। बिल्कुल। ट्रंप का बयान ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। मैं उनके शब्द कोट करना चाहूंगा। We're going to have our very large United States oil companies go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure and start making money for the country. मतलब कोई लाग लपेट नहीं है। कोई लाग लपेट नहीं। The quiet part is being said out loud. ये सिर्फ एक राष्ट्रपति को हटाने की बात नहीं है। ये सीधे सीधे एक देश के सबसे कीमती संसाधन पर नियंत्रण करने का ऐलान है। और यही बात इस पूरे मामले को इतना विस्फोटक बना देती है। अब सवाल उठता है, यही समय क्यों? हाँ, why now? अमेरिका की ऑफिशियल रीजन क्या है और क्या वो विश्वसनीय लगती है? एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये वॉर ऑन ड्रग्स का हिस्सा है, खासकर फेंटनिल की तस्करी को रोकने के लिए। उन्होंने तो फेंटनिल को मास डिस्ट्रक्शन का हथियार यानी WMD तक घोषित कर दिया है। हाँ, और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि जो सोर्सेज हमारे पास हैं वो इस ऑफिशियल नैरेटिव पर गंभीर सवाल उठाते हैं। अच्छा। उनके मुताबिक वेनेजुएला अमेरिका के लिए फेंटनिल तस्करी का कोई बड़ा अड्डा है ही नहीं। हिस्टोरिकली वेनेजुएला यूरोप के लिए कोकेन का एक ट्रांजिट रूट रहा है। हाँ, लेकिन फेंटनिल ट्रेड में उसका नाम बड़े प्लेयर्स में नहीं आता। तो अगर फेंटनिल वाली बात में ज्यादा दम नहीं है, जैसा कि ये लेख बता रहे हैं, तो फिर अमेरिका इतना बड़ा, इतना जोखिम भरा कदम क्यों उठाएगा? एग्जैक्टली। इसके पीछे कोई तो बहुत बड़ी वजह होनी चाहिए। What's the real prize here? बिल्कुल। और जब भी वेनेजुएला का नाम आता है तो एक ही चीज दिमाग में गूंजती है, तेल। तेल। दुनिया का सबसे बड़ा प्रूवन ऑयल रिजर्व। सबसे बड़ा? हाँ, हम बात कर रहे हैं 300 बिलियन बैरल से भी ज्यादा तेल की। ये सऊदी अरब से भी ज्यादा है। वाह, मतलब ड्रग्स तो सिर्फ एक बहाना था, असली निशाना तो वो 300 बिलियन बैरल तेल था। इट्स ऑल अबाउट द ऑयल। ये तो WMDs इन इराक वाली कहानी की याद दिलाता है, बस इस बार WMD का नाम फेंटनिल है। आप बिल्कुल सही जगह इशारा कर रही हैं। समानताएं बहुत साफ हैं। सालों के अमेरिकी प्रतिबंधों माने सैंक्शंस और मादुरो सरकार के कुप्रबंधन की वजह से वेनेजुएला का तेल उत्पादन प्रोडक्शन एकदम निचले स्तर पर है, ग्लोबल प्रोडक्शन का 1% से भी कम। अच्छा। तो ये एक विशाल अनटैप्ड रिसोर्स है जो बस वहां पड़ा हुआ है। इस इंटरवेंशन को दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी रिसोर्स पर कब्जा करने की एक बहुत ही सीधी और खुली कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। आप जानते हैं, ये सब सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा है। अमेरिका का लैटिन अमेरिका में इस तरह से हस्तक्षेप करना कोई नई बात तो है नहीं। मुझे 200 साल पुरानी मनरो डॉक्ट्रिन याद आ रही है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। 1823 की मनरो डॉक्ट्रिन, जिसका मूल विचार था कि पूरा पश्चिमी गोलार्ध माने वेस्टर्न हेमिस्फीयर अमेरिकी प्रभाव का क्षेत्र है। हाँ। और किसी भी बाहरी, खासकर यूरोपीय शक्ति को यहाँ दखल देने का हक नहीं है। और अब क्या हुआ है? और सबसे फैसिनेटिंग बात क्या है, ट्रंप ने इसे एक नया पर्सनल टच दिया है। उन्होंने इसे नाम दिया है
डॉन रो डॉक्ट्रिन। 1 मिनट, क्या कहा आपने? डॉन रो मतलब मॉनरो में डोनाल्ड ट्रंप का डॉन जोड़ दिया। एग्जैक्टली, अपना नाम ही लगा दिया उस पर। ये तो कमाल ही है। हाँ, ये अमेरिकी वर्चस्व को फिर से स्थापित करने की एक खुली घोषणा है। और इसकी तुलना पनामा के नेता मैनुअल नोरिएगा की 1989 की गिरफ्तारी से भी की जा रही है। अच्छा, वो भी तो ऐसा ही कुछ था। हाँ, करीब 36 साल पहले अमेरिका ने पनामा पर हमला किया था और नोरिएगा को पकड़ लिया था। और बहाना क्या था? ड्रग तस्करी। ड्रग तस्करी। इतिहास सच में एक सर्कल में घूमता है। तब भी ड्रग्स, आज भी ड्रग्स। तब भी एक लैटिन अमेरिकन नेता, आज भी एक लैटिन अमेरिकन नेता। बिल्कुल। इसका मतलब ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है, बल्कि अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी की एक पुरानी प्लेबुक का नया चैप्टर है। बिल्कुल, ये उस मानसिकता को दिखाता है जहां अमेरिका अपने बैकयार्ड में किसी भी ऐसी सरकार को बर्दाश्त नहीं करेगा जो उसके हितों के खिलाफ जाती हो, और जरूरत पड़ने पर वो सीधे मिलिट्री एक्शन से भी नहीं हिचकिचाएगा। और डॉन रॉय डॉक्ट्रिन इसी पुरानी सोच का एक नया, ज्यादा आक्रामक रूप है। सही कहा आपने। तो अब आते हैं उस सवाल पर जो हमारे लिए सबसे जरूरी है। जब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच ये जियोपॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, तो हजारों मील दूर बैठा भारत इस सब को कैसे देख रहा है? हम इस कहानी में कहाँ फिट होते हैं? देखिए, भारत यहाँ एक बहुत ही अजीब कैच-22 सिचुएशन में फंस गया है। कैसे? एक तरफ अमेरिका है जो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, और दूसरी तरफ हैं इंटरनेशनल लॉ और नेशनल सोवरेनिटी के सिद्धांत जिन्हें भारत हमेशा से मानता आया है। सही बात है। किसी देश के आंतरिक मामलों में इस तरह का बाहरी हस्तक्षेप भारत की फॉरेन पॉलिसी के डीएनए के खिलाफ है। बिल्कुल। हमारे एक सोर्स में एक बहुत अच्छी लाइन है जो इस स्थिति को बयां करती है। पॉलिटिकल स्टेक्स लो, मॉरल डिलेमा हाई। हाँ, ये बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन है। तो मतलब भारत के लिए राजनीतिक दांव शायद कम है, लेकिन नैतिक दुविधा बहुत बड़ी है। इस लाइन को थोड़ा और अनपैक करते हैं। पॉलिटिकल स्टेक्स लो क्यों कहा जा रहा है? देखिए, वेनेजुएला के साथ भारत के संबंध कभी भी बहुत गहरे राजनीतिक या वैचारिक नहीं रहे हैं। अच्छा। ये संबंध मुख्य रूप से लेन देन पर थे, खासकर तेल पर। अगर हम आंकड़े देखें तो 2019-20 में हमारा व्यापार लगभग $6,397 मिलियन का था। काफी ज्यादा था। हाँ, लेकिन अमेरिकी सैंक्शंस के बाद 2022-23 तक ये गिरकर सिर्फ $431 मिलियन रह गया। इतना कम? हाँ, ह्यूगो चावेज 2005 में आए थे, निकोलस मादुरो भी 2012 में आए थे, लेकिन ये दोस्ती रूस या अमेरिका जैसी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाली नहीं थी। इसीलिए कहा जा रहा है कि राजनीतिक तौर पर भारत ज्यादा कुछ नहीं खो रहा है। ये तो हुई भारत के दुविधा की बात, जहां सिद्धांत और दोस्ती मतलब आमने सामने है। लेकिन क्या इस मुश्किल में भारत के लिए कोई मौका भी छिपा हो सकता है, कोई सिल्वर लाइनिंग? हाँ, और यही इस मामले को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाता है। अगर हम नैतिकता को एक पल के लिए अलग रख दें और सिर्फ आर्थिक हितों की बात करें, तो भारत के लिए कुछ संभावित फायदे हैं। अगर अमेरिकी नियंत्रण में वेनेजुएला में हालात स्थिर होते हैं और सैंक्शंस हटा दिए जाते हैं, तो रिलायंस जैसी भारतीय रिफाइनरियां जो वेनेजुएला के भारी तेल हैवी क्रूड को प्रोसेस करने के लिए बनी हैं, वो फिर से आयात शुरू कर सकती हैं, जिससे भारत की एनर्जी सिक्योरिटी को मदद मिलेगी। बिल्कुल। और ओएनजीसी विदेश का क्या? उनका तो बहुत पैसा फंसा हुआ है वहां। वो सबसे बड़ा पोटेंशियल गेन है। ओएनजीसी विदेश मतलब ओवीएल के वेनेजुएला के ऑयल प्रोजेक्ट्स में $500 मिलियन से ज्यादा के डिविडेंड्स। $500 मिलियन। हाँ, इतनी डिविडेंड सालों से अटके हुए हैं। मादुरो सरकार के पास वो पैसा देने के लिए फॉरेन करेंसी नहीं थी। तो अब उम्मीद है कि मिल जाएंगे। एक नई अमेरिका समर्थित सरकार शायद ओवीएल का बकाया चुका दे, तो आर्थिक रूप से भारत के लिए दरवाजे खुल सकते हैं। लेकिन इसकी कीमत क्या होगी? अगर भारत चुपचाप इन आर्थिक फायदों को स्वीकार कर लेता है, तो क्या ये इस हमले का एक तरह से मौन समर्थन नहीं माना जाएगा? यही वो नैतिक दुविधा है। भारत हमेशा से एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर का हिमायती रहा है। हाँ। एक संप्रभु देश पर इस तरह के हमले का समर्थन करना भारत के लिए लगभग नामुमकिन है। ये एक ऐसी लकीर है जिसे पार करना बहुत मुश्किल होगा। जिस तरह से ये सब हुआ है, एक देश पर हमला करके उसके संसाधन पर कब्जा करना, ये एक बहुत ही खतरनाक प्रेसिडेंट सेट करता है ना। बिल्कुल। जाहिर है सिर्फ भारत ही इस पर मंथन नहीं कर रहा होगा, बाकी दुनिया इस पर क्या कह रही है? ग्लोबल रिएक्शन कैसा रहा है? प्रतिक्रियाएं उम्मीद के मुताबिक बटी हुई हैं, लेकिन ज्यादातर देश चिंतित हैं। रूस ने इसकी सबसे कड़ी निंदा की है। वो तो एक्सपेक्टेड था। हाँ, इसे एक्ट ऑफ आर्म्ड एग्रेशन यानी सशस्त्र आक्रामकता का कार्य कहा है। ये स्वाभाविक भी है क्योंकि वेनेजुएला पश्चिमी गोलार्ध में रूस के कुछ गिने चुने सहयोगियों में से एक था। मॉस्को इसे अपने प्रभाव क्षेत्र में
सीधी अमेरिकी दखलंदाजी के तौर पर देख रहा है। और यूरोप का क्या रुख है? क्या उन्होंने अमेरिका का साथ दिया है? यूरोपीय संघ का बयान बहुत सधा हुआ है, बहुत डिप्लोमैटिक। उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका की निंदा नहीं की है, जो कि एक्सपेक्टेड था, लेकिन ये जरूर कहा है कि प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ एंड द यूएन चार्टर मस्ट बी रिस्पेक्टेड। जो कि ये कहने का उनका अपना तरीका है कि हम इस एक्शन से सहज नहीं हैं। बिल्कुल, कि हम अपने सबसे बड़े एलाय अमेरिका के खिलाफ खुलकर नहीं बोलेंगे, पर हम खुश भी नहीं हैं। और वेनेजुएला के अपने पड़ोसी लैटिन अमेरिकन देश क्या सोच रहे हैं? वहां गहरी चिंता है। चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक और कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो, जो दोनों लेफ्ट ऑफ सेंटर नेता हैं, उन्होंने गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्हें तो मादुरो की सरकार वैसे भी पसंद नहीं थी, लेकिन अपने पड़ोस में इस तरह की अमेरिकी सैन्य कार्रवाई से कोई भी सहज नहीं है। ये उन देशों को अपने इतिहास के उन काले दिनों की याद दिलाता है जब अमेरिका अपनी मर्जी से वहां सरकारें बनाता और गिराता था। तो अब सबसे बड़ा सवाल, वेनेजुएला का भविष्य क्या है? मादुरो को हटा दिया गया है, लेकिन उनकी जगह कौन लेगा? हाँ, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या अमेरिका का कोई लॉन्ग टर्म प्लान है? यहीं पर स्थिति बहुत अस्थिर और खतरनाक हो जाती है। अभी वहां एक पावर वैक्यूम है। याद कीजिए 2024 में विवादित चुनाव हुए थे। हाँ, जहां मादुरो ने जीत का दावा किया था और विपक्ष ने धांधली के आरोप लगाए थे। उस चुनाव में मुख्य विपक्षी नेता मारिया कोरिना मचालो को चुनाव लड़ने से ही रोक दिया गया था। तो क्या अब मचाडो सत्ता संभालेंगी? वो तो अमेरिका की नेचुरल चॉइस होनी चाहिए। ऐसा लगता तो है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मचाडो को एक तरह से खारिज ही कर दिया। अच्छा। दूसरी तरफ वेनेजुएला की वर्तमान अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज हैं, जो मादुरो की लॉयलिस्ट हैं, और उन्होंने इस हमले की कड़ी निंदा की है। तो ये साफ नहीं है कि अमेरिका किससे सत्ता में बिठाना चाहता है। मतलब वो कोई अपनी पसंद का नेता लाएंगे या देश गृह युद्ध की तरफ बढ़ेगा? भविष्य बहुत अनिश्चित है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए आज की इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। जो एक चौंकाने वाली हेडलाइन के तौर पर शुरू हुई, वो असल में तेल, इतिहास की वापसी और भू राजनीतिक वर्चस्व की एक मल्टी लेयर्ड कहानी है। बिल्कुल। और इस पूरी घटना ने भारत को एक बहुत ही मुश्किल कूटनीतिक और नैतिक चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है, जहां उसे अपने आर्थिक हितों और अपने संस्थापक सिद्धांतों के बीच एक बहुत ही कठिन संतुलन साधना पड़ रहा है। आर्थिक फायदों की संभावना है, लेकिन एक संप्रभु देश पर इस तरह के हमले को स्वीकार करना भारत की विदेश नीति के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। और अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये घटना एक खास अमेरिकी प्रशासन के तहत हुई है, लेकिन ये एक ज्यादा बड़ा और गहरा सवाल खड़ा करती है। क्या? एक ऐसी दुनिया में जहां ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण लगातार ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्या किसी देश की संप्रभुता यानी नेशनल सॉवरेनिटी का सिद्धांत अब भी उतना ही मायने रखता है जितना पहले रखता था? और इसी से जुड़ा दूसरा सवाल खासतौर पर भारत के लिए है। भारत जैसी एक उभरती हुई महाशक्ति के लिए ऐसी दुनिया में अपना रास्ता कैसे बनाया जाए, जहां एक स्थापित महाशक्ति एक तरफा कार्यवाही करके किसी दूसरे देश के संसाधनों का भविष्य तय कर सकती है। ये वो सवाल हैं जिन पर आने वाले सालों में बहुत मंथन करना होगा।